स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे थे शिक्षण की और शिक्षण में हमारी एक क्लास हो चुकी है। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, मैं याद दिला देता हूँ क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हमारी बात हुई थी शिक्षण की, ठीक है। शिक्षण का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी प्रक्रिया की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी आपसे अवस्था की, ठीक है। उसके बाद हमने बात हुई थी हमारी स्तर की, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा आया था व्यूहरचना, ठीक है। जब हमारी ये बात हुई थी, मैंने सबसे पहले अर्थ बताया था आपको। तो शिक्षण का अर्थ एक बार मैं बता देता हूं फिर से। क्या बताया था कि शिक्षण का अर्थ होता है बालक के ज्ञान में परिवर्तन करना ही शिक्षण कहलाता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षण कहलाता है, ठीक है। देखिए, प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, एक उद्देश्य होता है, एक समस्या होती है, जिसके निवारण के लिए बच्चे को समस्या होती है, तो समस्या के बाद निवारण के लिए शिक्षण कार्य करना पड़ता है। शिक्षण कार्य में जो सीखता है उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, ठीक है। फिर हमारी अवस्था थी, अवस्था हमने 3 बताई थी, ठीक है। कौन कौन सी? पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था और फिर पश्च अवस्था या मूल्यांकन अवस्था, ठीक है। समझ जाइएगा। ये हो गया। इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि पाठ योजना का निर्माण कहां होता है? पूर्व अवस्था में, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कहां निर्धारित होते हैं? पूर्व अवस्था में, ठीक है। उसके बाद हमारा उद्देश्य निर्धारण के बाद विधियां कहां होती हैं निर्धारित? पूर्व अवस्था में, ठीक है। और पीएलएम कहां निर्धारित होगा? पूर्व अवस्था में। देखिए, होता क्या है, शिक्षण कार्य करने जब हम क्लास में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो उससे पहले ही हम प्लानिंग करते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है। जैसे सपोज दैट, ऐसे समझिए जैसे कि कोई घर बनाना है हमें, ठीक है। तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? एक नक्शा तैयार करते हैं, ठीक है। पूरा नक्शा तैयार करेंगे, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ किचन होगी, ये सब चीजें हम, पोर्च कहाँ होगा, गेट कितने होंगे, कैसे होगा, ठीक है। ये सब हम अपने नक्शे में तैयार करते हैं। उसी तरह हमारा शिक्षण कार्य जब होता है तो हम जो एक पाठ्य योजना बनाते हैं उसमें सारी चीजें हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जब पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे तो हमें उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ेगा कि हमें किस उद्देश्य को प्राप्त करना है शिक्षण कार्य करके। फिर हमारी विधियां, किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टीएलएम मतलब सहायक सामग्री कौन कौन सी यूज करेंगे, और एक विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, इसका चयन हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारी अंतःक्रिया, अंतःक्रिया में क्या होता है कि इन सब चीजों का जो प्रयोग होगा, ठीक है, इन सब चीजों का प्रयोग कहां होगा? अंतःक्रिया में होगा। शिक्षक व छात्र के बीच में जितना भी संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, ये सब कहां होगा? अंतःक्रिया में। इन सब चीजों को जो फॉलो करते हैं हम, वो अंतःक्रिया में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मूल्यांकन, जो भी बच्चे ने सीखा अंतःक्रिया के अंतर्गत उसका हम मूल्यांकन करेंगे, मतलब शिक्षक फीडबैक लेगा बच्चों से, ठीक है। तो हमें प्रश्न पोषण, ठीक है, और पुनर्वलन, ये क्वेश्चन आता है कि पुनर्वलन किस अवस्था में उपयोग होता है या पुनर्वलन किस अवस्था में दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। तो किस अवस्था में दिया जाएगा? पश्च अवस्था में या मूल्यांकन अवस्था में, ठीक है। ये समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया था स्तर। स्तर कितने बताए थे? 3 स्तर। कौन कौन से? सबसे पहला स्तर था स्मृति स्तर, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्मृति स्तर, दूसरा हमारा अवबोध स्तर, ठीक है। फिर था हमारा चिंतन स्तर या तर्क वितर्क स्तर, ठीक है, तर्क वितर्क स्तर, ठीक। इसी को मैंने एक आसान तरीके से समझाया था, क्या कि ये हमारा प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और ये हायर लेवल मतलब ग्रेजुएशन या 12th या जो भी है ना उसके ऊपर समझ लीजिए उच्च स्तर, ठीक है। जब स्मृति स्तर में हम प्राथमिक लेवल पर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे को पढ़ाते समय हम बच्चे को कोई चीज समझाते नहीं है, रटवाते हैं, याद कराते हैं, ठीक
ठीक है, उसकी मेमोरी में सेव कराते हैं, क्योंकि जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा आता है तो वो एक शार्प मेमोरी होता है, एक साफ होता है। ठीक है, यही काम शिक्षण का है कि बच्चे के अंदर के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे स्मृति स्तर में जब कोई बच्चा आता है हमारे पास प्राइमरी स्तर पे, तो हम बच्चे को याद कराते हैं चीजें, जैसे 1 2 3 4 मतलब गिनतियां। ठीक है, तो उसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये सब भी याद कराते हैं बच्चे को। उसके बाद जंतुओं के नाम, फलों के नाम, पक्षियों के नाम, ये सब रटवाते हैं। तो शॉर्ट में याद करने का तरीका क्या होगा? रटना, याद करना, ठीक है, याद करना, ये सब कहां आएगा? स्मृति स्तर में आएगा। अब होती है बात अवबोध स्तर की। अवबोध स्तर में क्या होता है? अवबोध स्तर में होता है समझना। मैंने आपको बताया था समझना, ठीक है, या उदाहरण के रूप में समझाना। ठीक है, सपोज दैट हमने यहाँ 1 2 3 सिखाई बच्चे को, पहाड़े सिखा दी, 20 तक या 10 तक हमने याद करा दी, रटवा दी। अब जब वो 8th क्लास में या 6th क्लास में आएगा तो उसको क्वेश्चन करने पड़ेंगे 4 गुणा 5, ठीक है, 3 प्लस 2 या 10 गुणा 2, इस तरह से क्वेश्चन करने पड़ते हो। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को एग्जाम्पल के रूप में 1 2 क्वेश्चन सिखाते हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में। ठीक है, उदाहरण हम करके सिखाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ हमें समझ लिया हमने। ठीक है, तो वो अगला क्वेश्चन जो होगा उसी बेस पे उसको कर देता है। तो कहने का मीन्स मेरा क्या है कि यहाँ हम बच्चे को चीजों की समझ कराते हैं, समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऊपर चिंतन और तर्क वितर्क पे। यहाँ जब बच्चा समझ लेता है सब चीजों को, ठीक है, तो चिंतन में क्या होता है, तर्क वितर्क में क्या होता है, जब बच्चे को ज्ञान हो जाता है तो कक्षा में वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि, तर्क वितर्क, मतलब शिक्षक से क्वेश्चन पूछना, शिक्षक को जवाब देना, बच्चे से क्वेश्चन पूछना, बच्चे को उसका उत्तर मिलना, ये सब कहाँ होगा? चिंतन या तर्क उसमें, वितर्क में। ठीक है, चलिए ये हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। क्या? कि जॉन डीवी ने शिक्षण को क्या बताया है? त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। समझ रहे हो क्या? त्रिमुखी प्रक्रिया कौन कौन सी? त्रिमुखी का मतलब 3, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि त्रिमुखी की बात हो रही है। वो त्रिमुखी कैसे होगी ये समझ लो। एक शिक्षक, ठीक है, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। क्या? पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु। ठीक हो गया, विषय वस्तु हो गई। कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन आएगा कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? किसने बताया है? जॉन डीवी ने। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। त्रिमुखी प्रक्रिया में अब क्वेश्चन आ जाएगा 3 पिलर, या त्रिमुखी प्रक्रिया में 3 कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? कौन कौन रखे गए हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु। यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज बताता हूं आपको। एक टॉपिक है आपका चर। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो शिक्षण के चर, 3 चर बताए हैं। एक स्वतंत्र चर, ठीक है, दूसरा परतंत्र चर, तीसरा हस्तक्षेप चर। ठीक है, ये हो गए, या इसको हम कह सकते हैं
ये स्वतंत्र चर, ये आश्रित चर या हस्तक्षेप चर। अब ये क्या क्या होते हैं समझिए, क्वेश्चन आएगा यहां से भी, ठीक है। शिक्षण चर से, शिक्षण के चर, स्वतंत्र चर होता है शिक्षक, ठीक है। परतंत्र चर होता है छात्र, और हस्तक्षेप चर होता है आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। अब देखिए समझिए कैसे। स्वतंत्र मतलब फ्रीडम, जो स्वतंत्र हो पूर्ण रूप से। तो क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर जो शिक्षण कार्य हमारा होता है उसमें सबसे ज्यादा फ्रीडम किसको मिलती है? शिक्षक को मिलती है। शिक्षक पाठ्यक्रम को या पाठ्य वस्तु को अपनी किस रूप में रखता है उसको पूरी स्वतंत्रता होती है। बस क्या होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली होना चाहिए। तो हमारा स्वतंत्र जो हो गया शिक्षक हो गया, मतलब स्वतंत्र चर जो है शिक्षक है, ठीक है। चर को हम बोलते हैं वेरिएबल्स इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा है हमारा परतंत्र चर, ये होता है छात्र, मतलब आश्रित। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन बैठा है? छात्र। उसको समस्या थी, समस्या का समाधान किसको चाहिए? छात्र, ठीक है। तो छात्र जो है वो ग्राही है, ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है। उसके बाद हमारा हस्तक्षेप चर, ये होता है विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु जो कंटेंट हम पढ़ा रहे होते हैं या जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो हस्तक्षेप चर में आएगा, ठीक है। यहां ये नोट करते रहिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है व्यू रचना, ठीक है। व्यू रचना। अब देखिए व्यू रचना आप समझ लो क्या होता है, एक जाल बुनना, ठीक है, या एक प्लानिंग। व्यू रचना जो शब्द है वो कहां से लिया गया पता है? जो पहले पुराने समय में युद्ध होते थे, युद्ध के टाइम पे एक व्यू रचना गढ़ी जाती थी। जब जहां राजा या किंग या सेनापति जो भी खड़ा होता था उसकी सिक्योरिटी के लिए हम व्यू रचना निर्माण करते थे। मतलब कई लेयर में अपने आप को सेफ रखता था वो, ठीक है। इतनी लेयर हम पार करके आएंगे तो तब जाके राजा पे आक्रमण होता था। उसी तरह ये व्यू रचना हमारे शिक्षण में होती है। इसमें व्यू रचना में देखिए क्या क्या होता है। शिक्षण सूत्र होंगे, सिद्धांत होंगे, ठीक है, विधियां होंगी और सूक्ष्म शिक्षण होगा, सूक्ष्म शिक्षण होगा, ठीक है। तो व्यू रचना में जब हम बात करेंगे सबसे पहले, तो व्यू रचना के अंतर्गत हम बात करेंगे। देखिए व्यू रचना के अंतर्गत हमारे सबसे पहले लिखते हैं हम सिद्धांत, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारा आएगा सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा रुचि का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा नियोजन का सिद्धांत, यहां से एक क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान रखना, चयन का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद आएगा हमारा लोकतंत्रीय सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा विभाजन का सिद्धांत, ठीक है। ये हमारे सब क्या है? सिद्धांत है।
देखिए, जब व्यूह रचना के अंतर्गत हम शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए, क्रियाशीलता में क्या होता है, जब हम शिक्षण कार्य कर रहे होंगे, व्यूह रचना की मैंने आपको युद्ध की तरह एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो युद्ध मतलब जो हमारा युद्ध क्षेत्र है वो कहाँ होगा, कक्षा होगा, ठीक है। कक्षा में जो हमारा सब कुछ होता है, जितनी प्रक्रिया होती है, वही हमारा युद्ध क्षेत्र मान के चलेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि कक्षा में जितने भी चर हैं वो एक्टिव होने चाहिए। क्या एक्टिव मतलब क्रियाशील होने चाहिए। शिक्षक एक्टिव होना चाहिए, छात्र एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, करके सीखने पर बल देना, ठीक है। जैसे प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो आपका शिक्षक भी एक्टिव रहता है और छात्र भी एक्टिव रहता है, ठीक है। कोई टेस्ट कराएंगे, कोई गेम कराएंगे, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्विज कराएंगे, तो वो सब क्या होंगे, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर निर्धारित होंगे। समझ रहे हैं आप क्या, कि छात्र भी एक्टिव हो, शिक्षक भी एक्टिव हो, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। फिर बात करेंगे हम प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। प्रेरणा का सिद्धांत मतलब बच्चे को हम सीखने के ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरणा, ठीक है। मोटिवेशन लेवल को हाई करेंगे उसके। कैसे, स्टोरी सुनाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझाएंगे, बार बार उदाहरण देके समझाएंगे, ठीक है। या मतलब किसी भी विधि या प्रविधि या किसी भी तरीके से हम बच्चे को ऐसे समझाएं कि वो सीखने के लिए प्रभावित हो, या हम ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जो सीखने के लिए जिज्ञासु हो, ठीक है। तो उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हमने करना है, ठीक है, सीखना है। फिर है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां बच्चा रुचि पूर्वक ध्यान से समझे चीजों को, ठीक है, विषय वस्तु में रुचि दिखाए, शिक्षण कार्य में रुचि दिखाए, ताकि बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाए और शिक्षक का जो है शिक्षण वो प्रभावशाली बन जाए। मतलब हम बच्चे को ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे के लिए रुचिपूर्ण हो जाए। जैसे नर्सरी और केजी में बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाते हैं, ठीक है, नए नए तरीकों से ज्ञान को अर्जित कराते हैं उसका। फिर है हमारा निश्चित उद्देश्य सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या, मैंने आपको बताया है कि शिक्षण कार्य करने से पहले ही हम पूर्व अवस्था में क्या करते हैं, पूर्व अवस्था में हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, वहीं हमारे उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं। तो हम शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में भी उद्देश्य बना लेते हैं कि हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना है आज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है हमारा नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है, किसी भी चीज को प्लान करना। तो ये क्या होगा, जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उससे पहले ही हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें अपने उद्देश्य कैसे प्राप्त करने हैं, विषय वस्तु को कैसे समझाना है, शिक्षण कार्य प्रभावी कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद होता है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि हमें ऐसे विषय वस्तु का चयन करना है जिसे आज हमें क्लास में पढ़ाना है, ठीक है, या हम टीएलएम ऐसे यूज करेंगे जिससे हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो जाए। चयन का सिद्धांत कहता है कि आपकी विधियां, ठीक है, जो विधि प्रविधि आप यूज करोगे वो प्रभावी रूप से बच्चे को समझ में आए, ठीक है, ठीक। उसके बाद होता है वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है क्या, मनोवैज्ञानिक तरीके से देखेंगे हम। छात्र में हमारे 50 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, क्या 30 के 30 एक जैसे होंगे, नहीं ना। हर एक व्यक्ति की अलग अलग अपनी एक लेवल होता है। तो वैयक्तिक विभिन्नता मतलब छात्रों में विभिन्नता, ठीक है। हमें अपना शिक्षण कार्य इस तरीके से करना चाहिए या इस तरीके से करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। हमारी प्रभावशीलता हर एक व्यक्ति या हर एक बच्चे तक, छात्र तक जानी चाहिए। तो हमें हर एक बच्चे का क्या हुआ, छात्र की विभिन्नता पता होनी चाहिए कि किस बच्चे को किस लेवल पे हमारा समझ में आ रहा है, ठीक है, किसे हमें कैसे समझाना है, ठीक। ये हो गया हमारा लोकतंत्रीय। लोकतंत्रीय सिद्धांत क्या कहता है, लोकतंत्रीय सिद्धांत कहता है कि हमें क्लास में जैसे 30 बच्चे हैं तो पूरे 30 के 30 बच्चों को साथ लेके चलना है, ठीक है। हर किसी को बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है, हर किसी को क्वेश्चन पुट अप करने की स्वतंत्रता है, या हर किसी को अपने विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद होता है विभाजन। विभाजन का सिद्धांत। देखिए, छात्र जब कक्षा में सब्जेक्ट का या आपकी शिक्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें हम विभाजन करते हैं। क्या,
कि किस छात्र में क्या क्वालिटी है, ठीक है। कौन से छात्र हमारे आर्ट वर्ग में जाएंगे, कौन से छात्र हमारे विज्ञान वर्ग में जाएंगे, किसको खेलने में रुचि है, ठीक है, किसको जीके अच्छी आती है, किसको याद करने की मेमोरी अच्छी है, कौन एक्टिव है कौन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों में विभाजन कर लेते हैं, ठीक है। कौन प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य है, कौन कम प्रतिभाशाली है, ठीक है। इस तरह से हम ये पूरी बात कर ली। अब बात करेंगे हम शिक्षण विधियों की, ठीक है। सिद्धांत हमारे हो गए, ठीक है। सिद्धांत के बाद आते हैं विधियों पर। मैंने विधियां शॉर्ट में नोट लिख दी है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि मैंने ये वीडियो एक ही बार में पूरा शिक्षण आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। नोट्स तो आप लोगों की क्लास में या मॉडल से मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए बस। मैं खाली आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, बड़ी हो रही है, लेकिन आज हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम आ रहे हैं, इस वजह से मैं शॉर्ट में कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले शिक्षण विधियां है हमारी, जो शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। निर्माता या जन्मदाता कौन है, सुकरात। देखिए क्वेश्चन यही से आएगा, ध्यान रखना। शिक्षण सिद्धांत दे देगा आपको, कहेगा किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों के नाम बताइए, ठीक है। किन्हीं दो शिक्षण विधियों के नाम बताइए, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के नाम बताइए। तो क्वेश्चन पक्का आउट है। ये 20 की 20 आपको कम से कम याद नहीं करना डिटेल, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी 20 शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जिन जिन के मैं निर्माता बता रहा हूं, जन्मदाता बता रहा हूं, वो भी नोट करते रहना, ठीक है। देखिए प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, बच्चों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान करना, ठीक है। ज्ञान देना, ज्ञान प्राप्त करना। देखिए शिक्षण ही पूरा क्या है, सीखना और सिखाना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, ठीक है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये आप भी सीख रहे हैं। तो सीखना व सिखाना दोनों चीजें हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्नोत्तर विधि महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। जब तक आप बच्चे से प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक उसके ज्ञान का हमें पता नहीं चलेगा कि उसके पास कितनी अपनी नॉलेज है, पूर्व ज्ञान कितना है कितना नहीं है। जैसा कि आपने शिक्षा जो लेसन प्लान बनाए हैं, सबसे पहले हमारी प्रश्नोत्तर विधि का यूज होता है उसमें कि छात्र के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए हम ये पता लगाते हैं कि उसके पास पहले से कितना ज्ञान है। तो प्रश्नोत्तर विधि से हम क्या कह सकते हैं कि छात्र के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए या उसे प्रेरणा प्रदान करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है विवरण विधि। देखिए एक होता है विवरण, एक होता है वर्णन। विवरण जो होगा वो सूक्ष्म होता है, ठीक है, और ये विस्तृत होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, या इसको संक्षिप्त रूप में भी कह सकते हैं हम। तो विवरण विधि में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई विषय वस्तु है, तो केवल हम एक लिमिट में रह के शब्द टू शब्द, ठीक है, या जो उसकी स्टोरी होगी या जो उसका मीन्स होगा, केवल हम वही बच्चे को समझाएंगे। इसमें विवरण मेथड है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करना, समझ रहे हो, लिमिट में। दूसरा है वर्णन करना। वर्णन करने का मतलब क्या होता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के समझाना, ठीक है। जैसे कोई हमने कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका कोई एग्जाम्पल देंगे, स्टोरी सुनाएंगे। बच्चे को समझाने के लिए हम किसी भी तरीके से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो विस्तार रूप से किसी वस्तु को समझाना, विषय वस्तु को समझाना, वर्णन विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पष्टीकरण विधि, ठीक है। स्पष्टीकरण विधि में क्या होता है, जैसे कि आप पाठ्य योजना भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम कोई विषय वस्तु पढ़ाने जाते हैं, शिक्षण कार्य करने जाते हैं, तो विषय वस्तु के बारे में थोड़ी सी समरी बताना, ठीक है, या पूरा उसका निचोड़ बताना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक की जितना कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके कुछ शब्दों में, ठीक है, उसको स्पष्टीकरण कहते हैं, बच्चों को, छात्रों को बताना, ठीक। फिर है हमारा निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि आपने लेसन प्लान में सारी विधियों का यूज किया हुआ है, ठीक है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। निरीक्षण विधि में क्या होता है, जब छात्र कोई काम कर रहा होता है, शिक्षण के कार्य के दौरान शिक्षक जब उसको कोई चीजें सिखा देता है, तो शिक्षक जो छात्र है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, ठीक है, जैसे करके सीखना, ठीक है, या होमवर्क नोट डाउन करना, ब्लैक बोर्ड वर्क नोट डाउन करना, कुछ नई एक्टिविटी करना, ठीक है। जैसे हमने प्रोजेक्ट विधि कोई काम दे दिया तो बच्चा प्रोजेक्ट का निर्माण करेगा, तो शिक्षक उस समय क्या करेगा, निरीक्षण कार्य, ठीक है। तो ये निरीक्षण विधि होती है। फिर उसके बाद होती है हमारी खेल विधि। खेल विधि किसने दी है, फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने या हेनरी
कुक ने, ठीक है, हेनरी कुक, या तो फ्रॉवेल मिलेगा आपको या हेनरी कुक। हेनरी कुक ने सबसे पहले इसका निर्माण किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल जो है इसको लेके आए थे। तो जन्मदाता जो है फ्रॉवेल कहलाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको हेनरी कुक भी मिलेगा तो वहां पे टिक कर देना, ठीक है। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं होते, केवल एक ही ऑप्शन में आएगा अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। खेल विधि का क्या मतलब है? खेल विधि एक रुचिपूर्ण विधि है, ठीक है। बच्चे के अंदर रुचि जागृत करने में सबसे ज्यादा हम खेल विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे? बच्चा खेलेगा, शारीरिक रूप से फिट होगा, ठीक है, शारीरिक रूप से विकास होगा, मानसिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास कैसे होगा? कि उसके जो बच्चों में ग्रुप में खेलेगा तो उनके साथ रहने की, ठीक है, समूह में रहने की आदत पड़ेगी, उसको कुछ नई चीजें सीखेगा, ठीक है। मानसिक विकास कैसे होगा? कि समूह में कैसे काम किया जाता है, कौन कौन सी ट्रिक अपनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने माइंड का यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारी प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, बच्चे को हम कोई कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो क्या करता है बच्चा प्रयोगशाला में, मतलब एक लैब होती है, आपने भी प्रैक्टिकल किए होंगे, सब छात्र करते हैं। तो प्रैक्टिकल करना लैब में, वो क्या है? प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। प्रयोग करना, नए नए प्रयोग करना कौन कराता है? शिक्षक कराता है। तो वहां भी क्या करेगा? शिक्षक ही निरीक्षण कार्य करता रहेगा, वहां केवल मार्गदर्शक का काम करेगा कौन? शिक्षक, ठीक है। इसके बाद है हमारा अन्वेषण विधि, अन्वेषण या स्वयं खोज विधि, ठीक है। ये दी है हमारी किलपैट्रिक ने, ठीक है, ध्यान रखना, किलपैट्रिक ने। जैसा कि इसका नाम है अन्वेषण या स्वयं खोज विधि, मतलब स्वयं से खोज कर कोई काम करना, स्वयं से खोज कर कोई काम करना किसमें आएगी? स्वयं खोज विधि में आएगी। जैसे हमारा जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च करने वाले व्यक्ति या स्टूडेंट जो है वो खुद से नई नई खोज करते हैं, ठीक है, तब अपनी वो रिसर्च कंप्लीट करते हैं। या फिर छोटा एग्जांपल, हम बच्चे को होमवर्क दे देंगे, ठीक है, जब हम बच्चे को होमवर्क देंगे तो घर से बच्चा खुद स्वयं खोज करेगा, उनके आंसर ढूंढेगा और लिख के लेके आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर हो गई हमारी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जैसे कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो कैसे सिखा रहा हूँ? व्याख्यान विधि से, केवल बोल के सिखाना ही व्याख्यान विधि है। क्वेश्चन आ जाता है व्याख्यान विधि के दोष बताइए, तो व्याख्यान विधि का दोष क्या है? छात्र निष्क्रिय रहता है, ठीक है, शिक्षक एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, लेकिन छात्र निष्क्रिय होकर केवल सुनता है चीजों को, ठीक है, तो ये दोष है इसका। फिर है आगे कहानी कथन विधि, ठीक है। कहानी कथन विधि में क्या है? जो कहानी कथन विधि है इसमें हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं, ठीक है। कहानी सुनाने में क्या होता है? दादी नानी फूफी सब क्या करते हैं? हमारे कहानी सुनाते हैं, ठीक है, या इसको हम स्टोरी मेथड भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक। इसमें क्या होता है? बच्चे की इमेजिनेशन पावर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, खुद से एक इमेज बना लेता है अपने माइंड में वो स्टोरी सुन के, तो ये इमेजिनेशन पावर भी बढ़ाती है। तो कहानी से हम बच्चे की जो है मानसिक विकास हम कर देते हैं। फिर है हमारा उदाहरण विधि। उदाहरण विधि में एग्जाम्पल मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल मेथड को क्या करते हैं हम? बच्चे को हमें कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, तो अगर सीधे सीधे उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देंगे, दो एग्जाम्पल देंगे, तीन एग्जाम्पल देंगे, तो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल भी कैसे देंगे? अपने विषय वस्तु से रिलेटेड, ना कि इधर उधर के कोई, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि उदाहरण प्रविधि में मतलब हानि क्या है और लाभ क्या है। तो हानि क्या हो जाती है कि विषय वस्तु से अलग हटके अगर हम कोई उदाहरण देंगे तो वो हानि होगी, ठीक है। लाभ तो है ही है कि कहानी विधि से, उदाहरण विधि से बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर है हमारा समूह चर्चा। समूह चर्चा भी एक अच्छी प्रविधि है, ग्रुप डिस्कशन मेथड, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन मेथड में क्या होता है? ग्रुप में ऐसा नहीं कि छात्रों छात्रों का ग्रुप हो, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? शिक्षक और छात्र दोनों आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर विधि भी आ सकती है इसमें, ठीक है, या कोई टॉपिक हम ले लेते हैं तो आपस में बातचीत करना क्या कहलाएगा? व्याख्यान नहीं, क्या था वो? समूह चर्चा, समूह चर्चा कहलाएगा। फिर है हमारा भ्रमण विधि, ठीक है, जो आपका शैक्षिक भ्रमण होता है, ठीक है, एजुकेशनल टूर, ठीक है, या टूर मेथड। ये जैसे हमारा भी गया था कॉलेज का, हर किसी कॉलेज का कहीं जाता है टूर, तो बच्चे को वहां साक्षात्कार चीजें देखने को मिलती हैं, प्रैक्टिकली टच करके या महसूस करके, फील करके ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए आपने भी देखा होगा, सुना हुआ है, पढ़ा है कि देखी हुई, सुनी हुई,
मतलब जितनी ज्यादा हमारी इंद्रियां एक्टिव रहती है वो ज्ञान हमारा ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो हमारा भ्रमण विधि में यही चीज होती है, हमारी सब इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। आंखों से हम देखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, ठीक है, कानों से सुनते रहते हैं उसके बारे में। जैसे हम आगरा चले गए, ठीक है, ताजमहल देखते तो ताजमहल देखेंगे भी, उसके बारे में ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम उसके बाद आएंगे हमारी जो नेक्स्ट विधि है प्रोजेक्ट या योजना विधि। ठीक है, शायद मैंने आपको ये खोज विधि में गलत कर दिया था। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि ये कहलाएगी किल्पैट्रिक की। ठीक है, प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट जब हम देते हैं तो बच्चों को हम एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि इसका निर्माण करना। तो उसमें जैसे चार्ट बना लिया हमने, कोई मॉडल बना लिया, मॉडल देते हैं हम, ताजमहल का मॉडल बना लिया, हॉस्पिटल का मॉडल बना लिया, ठीक है, या स्कूल का मॉडल बना लिया। तो हम जो आपको मतलब छात्रों को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं तो उसमें छात्र जो है क्या एक निर्माता के रूप में एक अलग से निर्माण होता है, नई किसी वस्तु का या विषय वस्तु का निर्माण करने की एक्टिविटी उसमें आती है। ठीक है, फिर आएगा हमारा प्रदर्शन या निदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि या निदर्शन विधि में क्या होगा, प्रदर्शन विधि या निदर्शन विधि में क्या होता है, जैसे कोई आपका सिंगिंग टीचर है, ठीक है, कोई डांस टीचर है, तो जब तक वो आपको प्रदर्शन करके ना दिखाए, एक्टिविटी करके ना दिखाए, तब तक छात्र क्या सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो डांस टीचर डांस करके दिखाएगा, सिंगिंग करने वाला टीचर सिंगिंग करके दिखाएगा। तो ये प्रदर्शन या निदर्शन मेथड हो गया। इसके बाद है हमारा संश्लेषण और विश्लेषण। देखिए संश्लेषण और विश्लेषण को ध्यान से समझिए आप, ये इंपॉर्टेंट विधि आती है। संश्लेषण और विश्लेषण, इसे ऐसे समझिए, इसका मतलब होता है जोड़ना और इसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, इसी तरीके से क्या चीजों को इकट्ठा करके जोड़ना, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कलेक्ट करके एक विषय वस्तु का निर्माण करना। ठीक है, जैसे यूपीटेट में आपके कितने सब्जेक्ट आते हैं, सबको मिला करके एक काम किया जाता है, तो चीजों को जोड़ना। ठीक है, तो चीजों को जोड़कर जब हम या पढ़ाते समय शिक्षण कार्य में जो यूज होगा, जैसे हमने कोई स्टोरी एक सुनाई, ठीक है, एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल दिया, तीसरा एग्जांपल दिया, तीनों को जोड़कर जो हमारा रिजल्ट निकले वो संश्लेषण मेथड का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद है विश्लेषण का। विश्लेषण मतलब कोई एक ब्रॉड कोई विषय वस्तु ले ली हमने, ठीक है, बड़ा विषय वस्तु ले ली, उसमें क्या होगा, हम बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटकर या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम बच्चे को ज्ञान उसका प्रोवाइड कराते हैं, मतलब ज्ञान उसको देते हैं शिक्षण कार्य के दौरान। फिर है हमारा आगमन, ठीक है, दूसरा है निगमन। देखिए आगमन और निगमन भी इंपॉर्टेंट है, दी किसने है, अरस्तु ने। ठीक है, ये दोनों मेथड जो है किसने दिए, अरस्तु ने दिए। ठीक, अरस्तु ने आगमन और निगमन में क्या समझाया है, देखिए अभी नोट करते रहिएगा। आगमन और निगमन, आने और जाना, ठीक है, मतलब इसमें चीजें खुद से आ जाती हैं और इसमें खुद से निकालनी पड़ती है। ठीक है, समझिए कैसे, जैसे राहुल खाना खाता है, श्याम खाना खाता है, रवि खाना खाता है, ठीक है, या कोई भी सोनू खाना खाता है, मोनू खाना खाता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि प्रत्येक मनुष्य खाना खाता है, खुद से निकल के आ जाएगी चीज। ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो हमारे पास सामान्य चीजें हैं, उसमें से हमें विशिष्ट चीजें निकालनी है, स्पेशल चीजें निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट निकालेंगे। फिर निगमन में क्या होता है, निगमन में जैसे हम मैथ का यूज करते हैं, ठीक है, मैथ का यूज करने के लिए हमें कोई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, तो हमें एक कैलकुलेशन करके ही इसको निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद बची हमारी टीम टीचिंग और समूह टीचिंग, या टीम टीचिंग या समूह टीचिंग। देखिए टीम टीचिंग क्या होती है, टीम टीचिंग होती है एक ही सब्जेक्ट को
उसके जो टीचर होंगे, कई सारे टीचर मिलके पढ़ाएंगे, ठीक है, बेस्ट टीचर, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एक ही सब्जेक्ट को अगर हम यूनिट में डिवाइड कर दें तो एक यूनिट कोई टीचर पढ़ाए, एक यूनिट कोई टीचर पढ़ाए, एक यूनिट कोई टीचर पढ़ाए, तो ये क्या होगी, टीम टीचिंग, ठीक है। समझ रहे हैं आप? टीम टीचिंग का मतलब ये नहीं कि सबके सब एक साथ पढ़ाएंगे ना, एक एक करके अलग अलग। टीम टीचिंग ये परफेक्ट टीचर होते हैं, समझ रहे हो आप? अपने आप में इनका एक उपाधि होती है, परफेक्ट वाले टीचर होते हैं। टीम टीचिंग मतलब एक सब्जेक्ट को डिवाइड करके हम यूनिट में तब पढ़ाएंगे तो टीम टीचिंग कहलाएगी। अब बात करते हैं हमारे किसके, शिक्षण सूत्र की। ये भी इसी वीडियो में देख लेंगे, सूक्ष्म शिक्षण हम कल करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए देखिए अभी शिक्षण सूत्र देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं शिक्षण सूत्रों की, ठीक है। शिक्षण सूत्र जो हमारे होते हैं कैसे, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां से एक क्वेश्चन 100% पेपर आउट है, लिख के ले लो ऑप्शन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कि किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के नाम बताइए या किन्हीं शिक्षण सूत्रों में से, मतलब चॉइस में भी आ सकता है, ठीक है, कौन सा शिक्षण सूत्र है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब इन्हीं को हम डबल करके बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जटिल से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। मतलब 7 है हमारे, हम इसको चाहे तो 14 भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में लिख सकते हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिए सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर मतलब पहले हम क्या कराते हैं, मैथ ले लीजिए, सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन कराते हैं पहले, ठीक है, समझाते समझाते एग्जाम्पल लेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन कराएंगे, फिर हार्ड लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये हो गया सरल से जटिल की ओर, ठीक है। फिर दूसरी चीज होगी हमारी ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब जैसे आप पाठ्य योजना में, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि का यूज करते हैं, ठीक। प्रश्नोत्तर विधि में हम क्या करते हैं, बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। तो वही चीज हमारी क्या है, बालक को जो ज्ञात होता है, ठीक है, जो उसको जानकारी है उसका हम पता लगाते हैं, फिर हम उसको अज्ञात की ओर ले जाते हैं। मतलब जो हमारा विषय वस्तु है वो उसके लिए अज्ञात है, लेकिन उससे रिलेटेड जो उसके पास ज्ञान है वो ज्ञात है, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। फिर है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब देखिए बालक को हम जब शिक्षण कार्य करते हैं तो पूरा एक ब्रॉड हमारे पास नॉलेज होती है, ठीक है। जब हम या कोई स्टोरी सुनाते हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी होती है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है सुनाने में, मतलब बहुत बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन जब उसको लास्ट में हम लेके जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो सूक्ष्म होता है, ठीक है, कि हमने आज स्टोरी से क्या सीखा, ठीक है। तो बहुत बड़े ज्ञान से छोटे पॉइंट पे ले जाना क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा। फिर देखिए पूर्ण से अंश की ओर, ये भी इसी की तरह है, ठीक है, कि आपको पूर्ण नॉलेज है, ठीक, कोई कॉन्सेप्ट ले लीजिए, छात्र को पता है या शिक्षण कार्य हम जब सिखाएंगे तो पूर्ण से नॉलेज मतलब पूरा सब कुछ बता के फिर धीरे धीरे उसके पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे। जैसे यातायात, ठीक है, यातायात के बारे में हमने मतलब छात्र को सब कुछ पता है या बताएंगे हम, ठीक है, तो उसके हम पार्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले यातायात के नियम, यातायात के साधन, ठीक है, ट्रैफिक लाइट और प्रदूषण, ये सब चीजें तोड़ तोड़ के अंशों में, ठीक है, अंश के रूप में बताएंगे। फिर होता है हमारा विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मतलब टूटी टूटी चीजों को एक साथ जोड़ के ज्ञान देना। जैसे अभी मैंने यातायात बताया आपको, बच्चे को पता है कि हम बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, ठीक है, ये हमारे यातायात के साधन हो गए। हमें रोड पर राइट साइड नहीं चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए, ठीक है, हमें हॉर्न कोई आवाज आ रही है तो साइड हो जाना चाहिए, रेड लाइट है तो इसका मतलब रुक जाना चाहिए। तो ये क्या है, विश्लेषण, टूटा हुआ ज्ञान, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड। लेकिन अगर हम इसको संश्लेषण करें, सबको एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा, यातायात के साधन या यातायात के नियम, मतलब यातायात को उनको सब कुछ पता है, समझ रहे हैं आप। फिर है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए विशिष्ट क्या होता है, स्पेसिफिक, ठीक, और सामान्य होता है जनरल। मतलब स्पेशल बंदों या स्पेशल छात्रों में सामान्य ढूंढना, ठीक है, इजी होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चुनिंदा बच्चे होंगे, एक्सपर्ट होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ने में इंटेलिजेंट होंगे, तो सामान्य स्टूडेंट आराम से मिल जाएंगे। उसी तरह क्या होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब हम कोई उनको जब विषय वस्तु का पढ़ाते हैं, सिखाते हैं क्लास में, तो हम स्पेशल चीज बताते हैं, ठीक है,
मतलब एक मेन चीज बताकर सामान्य की ओर, अपने सामान्य ज्ञान की ओर उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर मतलब देखिए, कक्षा में जब शिक्षण कार्य हो रहा होता है तो वहां शिक्षक भी होता है, छात्र भी होता है, प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन जब कहानी कथन का यूज मेथड का हम करते हैं तो बच्चा क्या करता है, अप्रत्यक्ष की ओर चला जाता है, दिमाग में इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। आज मैंने आपके शिक्षण में पूरा शिक्षण का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। आपका सूक्ष्म शिक्षण बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और हमारी इन वीडियो से हेल्प भी मिल रही होगी आपको। ठीक है, बाकी मैं सूक्ष्म शिक्षण और संप्रेषण के लिए भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। संप्रेषण से भी 100% क्वेश्चन आते हैं और सूक्ष्म शिक्षण से भी 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और खूब हमें मैसेज करके मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।